बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो पूरा हफ्ता था ये बहुत ही सियासी हवाले से जो है ना बहुत ही ज़्यादा हलचल से भरपूर रहा। KPK में इलेक्शन हो गए, इलेक्शंस का अनएक्सपेक्टेड नतीजा आ गया, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया, उन्होंने कहा अगला इलेक्शन में खुद देखूंगा इसका दूसरा हिस्सा। फिर बातचीत शुरू हो गई कि पंजाब के बल्दियाती में क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज खुद लाहौर पहुँचे, आज उन्होंने लाहौर के पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात की। तो अब ज़ाहिर है सबकी हर जमात के अपने अपने दावे नारे। PTI कह रही है नहीं जनाब इसकी बड़ी वजह महंगाई नहीं है। पहले तो हालांकि उनके वज़रा के ही बयान आते थे कि महंगाई वजह है, फिर खान साहब का बयान आ गया कि नहीं पार्टी की पुअर सिलेक्शन जो है वो टिकट होल्डर्स की वो वजह थी। तो फिर बाकी लोगों ने भी ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया तो फिर अक्सर ने फिर यही कहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर नून लीग के अपने बयान आते सारा कुछ। आज की ये नशिस्त चूँकि हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम है तो ज़रा कुछ हमारे सीनियर दोस्तों के साथ तज्जियाकारों के साथ है कि वो एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। KPK में क्या हुआ, KPK में क्या होगा अगले बल्दियाती में, बल्कि कुछ दिनों बाद हो सकता है या कुछ अरसे बाद। पंजाब में क्या होगा बल्दियाती में, पाकिस्तान के ओवरऑल सियासी मंजरनामे पे क्या होगा। ये आज एक तकरीब हुई, उसमें नून लीग के लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए। नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया है, उन्होंने कहा अनकरीब आपके दरमियान होगा मैं। अयाज सादिक साहब ने कहा है कि बस कुछ दिनों की बात है, आ रहा है नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत गिरने वाली है, तैयारी पकड़ लो। ये ऐसी हवाई फायर है, बस दिल के को अच्छा ख्याल है या इसके पीछे कुछ है। सारे सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। हमारे तीन सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया इमरान भाई वक्त निकालने का। जनाब सलीम बुखारी साहब, बहुत अरसे बाद तशरीफ़ लाएँ हुजूर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हमारे अर्दिल अजीज़ जनाब इरशाद भट्टी साहब, तीनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले मैं चाहता हूँ ज़रा पहले तो क्विकली ज़रा एक मिनट में आप तीनों अगर एक करके बता दें कि आप लोगों के ख्याल में बड़ी वजह बल्दियाती इलेक्शन में जो नतीजा था KPK का, वो PTI का, वो क्या था। ज़ाहिर है सब समझते हैं कि महंगाई भी वजह थी, पार्टी बदइंतज़ामी भी वजह थी, लेकिन बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्विकली पहले ये बता दें आप तीनों, स्टार्टिंग फ्रॉम यू इमरान भाई, इमरान खान साहब। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो आया था तब्दीली के लिए, सही है, और जहां जहां पर कोई दो नंबरी हुई है, खुशी की बात यह है और बल्कि उनका वर्कर मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि जहां जहां PTI ट्रैक से हटती है वो इनको अकेला छोड़ देता है और वो इनको डंडे मार के वापस लेकर आता है। अच्छा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने औकात दिखाई है तहरीक इंसाफ को कि भाई इस काम के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, इस काम के लिए इकट्ठे हुए थे, जो तुम कर रहे हो इसमें हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो अच्छी बात है, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स की तरह गुलामी नहीं कर रहा ये, बल्कि अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, वो भी अब गुलामी नहीं कर रहे हैं। ट्रैक से उतरी PTI, ट्रैक से उतरने का मतलब ये है, इसका मतलब ये कि जहां किसी चाचे मामे को टिकट दे दिया, भाई बहनों को दे दिया, या मनपसंद लोगों को टिकट दिया, वहां मुस्तरद डाटा निकाले ना, जहां पे उन्होंने टिकट दिया ना अपने वर्कर्स को दिया, वो जीत गए। जहां उन्होंने ज्यादा नवाजा है वहां पे वो, कई जगह पे वैसे भी लोग जीते हैं, लेकिन ओवरऑल PTI को उसके वर्कर ने डंडे मारे हैं सर में, अगर उनको समझ आए तो। ओके, और ये वर्कर की कामयाबी है, वर्कर मुबारकबाद का मुस्तहिक है। ऑलराइट, ठीक है। सलीम बुखारी साहब, आप भी ऐसे ही देखते हैं या आपके ख्याल में बुनियादी वजह, जिस तरह मैंने कहा जाहिर है सब कहेंगे कि भाई महंगाई भी वजह है, बदइंतजामी भी वजह है, टिकट गलत देना भी वजह है, लेकिन हम सबसे बड़े फैक्टर की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बातों से वाज़ेह हुआ कि उनके ख्याल में इसका बड़ा ताल्लुक PTI के अंदरूनी गलत फैसलों से था जिसका उन्होंने खुमियाजा भुगता है। आपका भी क्या ये ख्याल है सलीम बुखारी साहब? मैं पार्शली तो इसको सब्सक्राइब करता हूं, लेकिन जो मेरा जाती राय है वो ये है कि सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पार्टी के अंदर धड़ेबंदियों से। अभी ये वो जो रिपोर्ट जो इमरान खान साहब को पेश की गई है वो बता रही है कि परवेज खटक ने अपने रिश्तेदारों को नवाजा, असद कैसर ने अपने रिश्तेदारों को नवाजा, महमूद खान ने अपने रिश्तेदारों को नवाजा, अली अहमद ने अपने, एक लंबी लिस्ट है जिसमें रिश्तेदारियां। ये इमरान खान की पार्टी के अंदर ऐसा होगा कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। जिस नेपोटिज्म को वो गाली देते आए, मौरूसी सियासत को वो गाली देते आई, वो कुछ उनकी नाक के नीचे हुआ। एक तो ये बड़ी वजह है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो पार्टी के अंदर धड़ेबंदियां हैं, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है पंजाब में। वहां पर भी परवेज खटक ग्रुप अलहदा है, असद कैसर ग्रुप अलहदा है, महमूद खान ग्रुप अलहदा है। पंजाब में तो आप सोच नहीं सकते कितनी धड़ेबंदियां हैं। 5-6 पावर सेंटर्स हैं यहाँ पर, और हर पावर सेंटर अपने तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही है, इसको आप जरा होल्ड कीजिएगा, जल्दी से मिसाल देता जाऊं अगर आपको। मैं चाहता हूं कि अगला मेरा सवाल का राउंड ही पंजाब से मुताल्लिक है, तो आपने इसमें टीजर दे दिया है, फिर इस पर तफसील से बताइएगा कि पंजाब का क्या मामला है। तो मैं चाहता हूं कि हम क्विकली आज KPK, पंजाब और बलूचिस्तान तीनों के बल्दियाती मंजरनामे में बात करें आज। भट्टी साहब, क्या आपका भी ख्याल है, पहले दोनों मेहमानों की राय में, उनकी राय से वाज़ेह हो रहा है कि बड़ी वजह का ताल्लुक PTI से ही है? अगर ऐसा है, अगर आप भी बताइएगा, तो फिर तो ये मेरे ख्याल से
कम परेशानी की वजह है वो इस तरीके से कि अगर आवाम में आप अनपॉपुलर हैं, यानी बेसिक रीजन अगर ये है कि आप आवाम में बहुत अनपॉपुलर हो गए, तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है बनिस्बत अपने गलत फैसलों को रिवर्स करना। तो अगर वजह पीटीआई के इर्द गिर्द घूम रही है, फिर तो इस्लाह करना आसान है पीटीआई के लिए, फिर मामला उतना खराब नहीं है मेरे ख्याल से जितना आवाम में गैर मकबूल होने की सूरत में होता। आपका क्या ख्याल है भट्टी साहब? देखिए, पहली बात तो ये कि महमूद खान, शाह फरमान, आतिफ खान, शहराम तरकई, असद कैसर, परवेज खटक, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, MNAs 9, MPs 3, किसी एक में भी रत्ती बराबर कोई शर्मो हया है और इस हार पर किसी एक से भी इस्तीफा लिया गया हो या दिया गया हो? पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि बिलाशुबा महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत बहुत बड़ा फैक्टर था। बिलाशुबा बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर था। बिलाशुबा तंजीमी ढांचा ना होना और KPK में कोई सदर नहीं है, जोनों में तकसीम है पार्टी, वो भी एक फैक्टर था। बिलाशुबा गलत टिकटें रिश्तेदारों को, चहेतों को, लाडलों को, वो भी फैक्टर था। हद से ज्यादा एतमाद होना, वो भी फैक्टर था। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो मैं समझता हूं कि परवेज खटक को हटाकर साईं उस्मान बुज़दार प्लस मतलब महमूद खान को वजीर आला बनाना था। अच्छा। देखिए, कप्तानों का कप्तान मिस कर गया कि जब टीम विनिंग जीत रही हो तो कप्तान नहीं हटाया करते, क्योंकि KPK में 2/3 अक्सरियत दिलवाई थी परवेज खटक ने तमाम तरह अपनी वो खामियों के बावजूद। तो उस वक्त कप्तान बदल दिया और महमूद खान जो था वो बुज़दार प्लस साबित हुआ। और जो उनकी अपनी इंटरनल मिसमैनेजमेंट थी और करप्शन कहानियां मुबैना तौर पर, और जो दिहाड़ियां थी और एक खास हल्के का नवाजा जाना था, वो था। और फिर ये एक और बड़ी अलार्मिंग बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, ANP के लिए, कि आप वहां से नीचे आ रहे हैं, मौलाना साहब को लोग वोट दे रहे हैं। यानी पेशावर और काबुल में देखें, काबुल में लोग रेजिस्ट कर रहे थे तालिबान के आने पे, इधर हम मौलाना साहब को वोट दे रहे हैं। तो ये अगर ये सारा TLP की सूरत में पंजाब में गया तो वो जो सियासी आपने स्पेस छोड़ी है उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लोग पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग। वैसे इमरान, इसमें तो क्विकली एक कमेंट करें कि PTI के नीचे जाने की तो वजूहत हमने डिस्कस कर ली, मौलाना के ऊपर आने की क्या वजूहत है? मतलब मौलाना को अपने ही वोटों के मुकाबले में पिछले इलेक्शन के तनासुब से बहुत ज्यादा वोट पड़ा ना। मतलब पेशावर में एक भी MNA नहीं है मौलाना का और मेयर है, पेशावर से एक भी MP नहीं है मौलाना का और मेयर है, ये और इस तरह की बहुत सारी और मिसालें में। ये क्या हुआ है? मौलाना ने इतना गेन क्यों किया है? मौलाना ने गेन नहीं किया, मौलाना ने मैनेज किया है और कैसे? बहुत अच्छा मैनेज किया है। वो कैसे? मौलाना को इनकी कमजोरियों का पता था। मौलाना को इनकी कमजोरियों का पता था, इनकी लड़ाइयों का पता था। उनको पता था कि इनके बीच में कहां कहां पे क्या चल रहा है। उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने उससे फायदा उठाया। मौलाना साहब ने यहाँ डीलें की हैं, यहाँ बहुत सारा उन्होंने मैनेज किया इलेक्शन को, ऐसे बिला वजह वोट नहीं पड़ गए। दूसरा एक फैक्टर जो मौलाना साहब को फायदा दे गया वो ये है कि अफगानिस्तान में अभी रिजीम चेंज हुआ है, वहां पे एक मजहबी कट्टर हुकूमत आई है एक पॉलिटिकल हुकूमत के बजाय। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ऑब्वियसली ये होना था कि थोड़े से लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा जज्बाती होते हैं और मजहब की तरफ होते हैं, तो उसको कैश करने के लिए वहां एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मौलाना साहब के लिए मौजूद थी। और पेशावर के अंदर मौलाना साहब का जीत जाना जो है ना, वो PTI के हार जाने से ज्यादा PTI के लिए परेशान कुन चीज है। ये इसमें और भट्टी साहब, अब आपका मौलाना इख्तिलाफी साहब इनको नोट है इसमें? तिगड़ी का नाच नचाएंगे जहां जहां पे वो जीते हैं। ओके, भट्टी साहब, इसमें आपका कोई इख्तिलाफ है इसमें? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इमरान भाई के साथ माजरत के साथ ये है कि आप अपने इमरान खान उसको देखें जो 22 साल आप जिन्होंने नारे मारे थे और प्रोग्रेसिव लिबरल लोगों ने वोट दिए और किया। अब इमरान खान साहब मौलाना साहब से और TLP से ज्यादा मजहब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत मदीना, फलाई रियासत, मजहब के हवाले से सारा कुछ। तो जब वो इस पिच पर खेलेंगे तो मौलाना साहब और TLP उनको कभी नहीं जीतने देंगे। और तालिबान के सबसे बड़े सफीर इमरान खान है, तालिबान के सबसे बड़ा मुकदमा लड़ने वाले इमरान खान है। और अगर इस तरह वोट पड़ना होता तो वो वोट इमरान खान को पड़ता, क्योंकि उतना मौलाना साहब ने, उतना किसी और ने मुकदमा नहीं तालिबान का और अफगानिस्तान का लड़ा। इमरान also wants to add on it। लेकिन अच्छा, मैं शो में वेलकम कर लूं PTI के बलूचिस्तान के सदर यार मोहम्मद रिन साहब को, ताकि मैं चाहता हूं उनकी वजह से बात हो जाए। तो सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे अगर इजाजत दें, बस मैं ये एक वाली बहस पूरी कर लूं 1 मिनट में, फिर आपकी तरफ आता हूं। इमरान रियाज, आप कहिएगा कि भट्टी साहब जो कह रहे हैं उसके जवाब में आप कुछ कहना चाह रहे थे।
देखें, इकबाल ने कहा था कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हाँ, बात यह है कि आपने मेरी बात सुने सर। देखें, आपने सियासत करनी है, आपने सियासत को इस्तेमाल करना है दीन के फायदे के लिए, उसमें कोई कबाहत नहीं है। फर्क यह आता है कि जब आप दीन को इस्तेमाल करते हैं या मजहब को इस्तेमाल करते हैं सियासत के लिए, यहां फर्क आता है। इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना, फिर उसने कहा कि यार मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूं, मैं ये अथॉरिटी बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस्लाम की तरफ आए। उससे पहले तो वो ये बातें नहीं करता था। अच्छा, उसने अपनी सियासत के लिए दीन को इस्तेमाल नहीं किया, वो अपनी सियासत को दीन के लिए इस्तेमाल कर, ये फर्क है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, इस पे बात करते हैं आगे। इस्तेमाल किया सियासत के लिए, ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसमें मेरा भी कोई ओपिनियन है, लेकिन मुझे अगर इजाजत दें फिर मैं सलीम साहब की तरफ जाऊंगा तो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन यार मोहम्मद रिन साहब तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सदर हैं, हम जरा वहाँ भी देखें ना, क्योंकि हमने केपी के डिस्कस कर लिया, पंजाब हम जा रहे हैं, जरा बलोचिस्तान से होते हुए जाएं। अस्सलाम वालेकुम यार मोहम्मद रिन साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप बताइए बलोचिस्तान में प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या आपको लग रहा है हालात, क्योंकि केपीके में तो जाहिर है सब हैरान है कि क्या हुआ, बलूचिस्तान में रावी चैन लिख रहा है या नहीं लिख रहा पीटीआई के लिए? मदन साहब बहुत शुक्रिया आपका, मगर मैं एक थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, मैं बलूचिस्तान का सदर नहीं हूँ। जी जी, अलबत्ता मैं बलूचिस्तान पीटीआई का पार्लियामानी लीडर मैं जरूर जी हूं, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है जी, आ रही बिल्कुल आ रही। क्योंकि वहाँ पे बलूचिस्तान में कुछ 4 रीजन बनाए गए और वहाँ मुख्तलिफ सदूर हैं, तो इस वक्त ये जिम्मेदारी और लोगों के पास है, मेरे पास नहीं। हाँ, अलबत्ता ऐवान जो है बलूचिस्तान का जो मेंबरान है सुबह उनको आप वो कर रहे हैं ना लीड? हाँ जी जी, मैं पार्लियामानी लीडर हूँ। बताइए, आप कुछ फरमा रहे थे सर। मैं यही कि बलूचिस्तान में यानी पीटीआई, हमने देखा कि पंजाब तो पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर साहब, बलूचिस्तान आमतौर पर इसलिए भी इग्नोर हो रहा होता है कि नंबर्स के एतबार से कम होते हैं मामला, सारा कुछ वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता। लेकिन क्या है बलूचिस्तान में कोई तैयारी है पीटीआई की इलेक्शंस के हवाले से, क्या है? बादामी साहब ठीक है, जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी सर, आपने अगर सवाल सुन लिया तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि वाकई एक सूबे के हवाले से उसके मेंबर पार्लियामेंट तो जरूर कम है, मगर मुझे ये फख्र है कि मैं आधे पाकिस्तान का मालिक हूँ, मगर बदकिस्मती से हमें हर वक्त जो है वो नजरअंदाज किया जाता है। तो रहा सवाल इस वक्त सूबे का, अब तो सूबों के अंदर इसमें तो नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त स्ट्रीम लाइन में नहीं हूँ, मैं इस वक्त मेन उसमें नहीं हूँ, बहुत सारे और लोग हैं जो बलूचिस्तान के इस वक्त सियासी मामलात को चला रहे हैं, उनको कर रहे हैं। ओके, वो ज्यादा बेहतर इसका आपको जवाब दे सकते थे। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त हमारी हालत है, अल्लाह करे कि हम कोई बेहतर रिजल्ट दे सकें, मगर मुझे उम्मीद उसकी बहुत कम है। और इसकी वजह क्या है कम उम्मीद होने की, यानी क्या बुरी हालत? वजह यह है कि बलूचिस्तान को इग्नोर करना, बलूचिस्तान को नजरअंदाज करना। जब से हम इलेक्शन जीत के आए उसके बाद मेरे ख्याल में आगे मेरी 2 दफा को प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है। हाँ। और ऐसे वो लोग जो एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, हाँ, जो एक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, वो बलूचिस्तान के इस वक्त इस्लामाबाद में बैठ के वो बलूचिस्तान की वरासत का, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी का, बलूचिस्तान के पीटीआई की जो सिचुएशन है वहाँ पे जो पीटीआई है उसकी, वो समझते हैं कि वही होली सोली वारिस है, और मेरे ख्याल में मरकज ने सारा कुछ उनके हवाले किया है। अच्छा, ओके। तो वो आने वाले वक्त में खुद वक्त बताएगा कि कौन बलूचिस्तान में क्या पोजीशन हो रही है, और आने वाला वक्त उसका खुद आपके सामने इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। ओके, लेट्स सी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद साहब बहुत वक्त देने का। तो आप देखें मैनी बुखारी साहब, चूंकि अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना कि केपीके में भी जो लोग ये समझ रहे थे कि भाई मसलन आदिया मर्दान के जो एमएनए हैं वहाँ से पीटीआई के, उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि भाई टिकट हमने तो नहीं दिया था मेयर का, किसी और ने दिया था और वो हार गए। अब ये यार मोहम्मद रिन साहब की भी आपने बात सुन ली कि वो कह रहे हैं मैं फैसला साज लोगों में तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी नाचाकी वाज़े तौर पर नज़र आ गई। बलूचिस्तान में वैसे ही कम लोग हैं, उसमें भी नाराज़, तो फिर दिस ऑल लीड्स टू बैड रिजल्ट जो कि केपीके में हुआ। तो ये जो यार मोहम्मद रिन साहब कह रहे हैं ये बलूचिस्तान में भी कुछ गड़बड़ के आसार नुमाया नहीं कर रहा है पीटीआई के लिए, ये एक सवाल है। अब आते हैं पंजाब की तरफ। अब आप बताएं क्या पंजाब में क्या लग रहा है, और ये बताएं बट आप तजिया देते हुए इसको भी ज़रा इनकॉर्पोरेट कीजिएगा बुखारी साहब कि क्या ये एक फ़र्क नहीं है कि अब तक बहरहाल
आला तरीन सतह पर इन इख्तलाफात को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया था कि भाई ठीक है, अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक को टिकट मिल गया, एक को नहीं लड़ा, एक को नहीं मिला, नहीं मिलने वाला भी लड़ लिया, और अगर वो जीत गया तो वो पीटीए में आ जाएगा, ठीक है। और जब ये धचका लगा है ठीक ठाक, तो प्राइम मिनिस्टर खुद कूद पड़े। अब जब वो खुद कूद पड़े तो फिर पंजाब में सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान नहीं है क्या बुखारी साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि जो भट्टी साहब ने कहा और जो इमरान ने कहा उसी से डिराइव कर लेते हैं, और जो बाकी की बात जो रिंद साहब ने की उससे कर लें, तो पता ये चल रहा है कि जो फैसला करने वाले हैं वो कोई और हैं, और ग्राउंड सिचुएशन में फेस करने वाले कुछ और लोग हैं। ये सब कुछ अगर आप मान लें जो इन हजरात ने कहा है, तो पंजाब में तो सूरत हाल और तबाहकुन है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सिंध में KPK में तो भट्टी साहब ने बताया कि कितने पावर बेसिस हैं। यहाँ पर 5 बड़े धड़े हैं, पावर बेसिस नहीं है। नाम लेना चाहें आप उनके नाम ले सकते हैं, सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो 2 क्राइटेरियन होते हैं चेक करने के। एक ये कि पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसके अंदर क्या नताइज निकले वो आपके सामने है, और मोस्ट रिसेंट जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए उसके नताइज भी अपने सामने रख लीजिए, और फिर देखिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर तरीके इंसाफ काम करें। लेकिन बुखारी साहब, अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जाकर बैठ जाएंगे और वो खुद टिकट से लॉट करेंगे पंजाब की, तो फिर सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाएगी क्या? ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब को तो उस वक्त MNA MPA की टिकट देते हुए किसके गले में पटा डालना ये याद नहीं था, ना उनके नाम पता थे। तो इतने ग्रास रूट लेवल पे जहां लाखों लोग होंगे, यू थिंक प्राइम मिनिस्टर वुड नो, वही लोग एडवाइस करेंगे फलां को टिकट देने, और वो भी पंजाब जैसे सूबे में, ये इतने जहां का सूबाई अवानी 450 का है, तो बल्दियाती तो पता नहीं कितना हजार आदमी होगा। एब्सोल्युटली आप ठीक कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए इट इज नाउ टू लेट। अब ये इंतखाब कोई 2 साल के लिए मुलतवी नहीं हो सकते, ये जल्दी होने हैं। टाइम इज सो क्लोज। इमरान, आप भी लाहौर बैठे हैं, इस पे आप भी कमेंट करें जरा, फिर भट्टी साहब की तरफ जाऊं। या आप एग्री करते हैं बुखारी साहब से या डिसएग्री करते हैं? या वसीम, आपको आइडिया है कि लाहौर का, गुजरांवाला का, मुल्तान का सदर कौन है पीटीआई का? हमें तो नहीं पता, यहाँ पे रह के सोचना पड़ रहा है मुझे। याद नहीं आ रहा। हमें ये पता है कि PMLN के कौन है। सही है, क्योंकि वो बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। देखें, यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो उनकी पार्टी की तंजीम है, बहुत बड़े बड़े खला हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पंजाब हुकूमत में और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इतनी बड़ी खलीज है कि इमरान खान जैसा बड़े कद का आदमी भी उसके लिए पुल नहीं बन सकता। अच्छा। उस्मान बुज़दार आज तक लोगों में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों में और उसके ओहदेदारों में किसी किस्म का कोई गैप फिल कर नहीं सका। उस्मान बुज़दार एक्सेप्टेबल बने नहीं अभी तक। यहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब की मौजूदगी में पीटीआई की वो छितरौल होने वाली है पंजाब में कि आप भूल जाएंगे सारी इससे पहले क्या हुई है। अच्छा। क्योंकि देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर भरा हुआ है इस वक्त, तो फिर और इनसे टिकट ठीक नहीं दिए जाएंगे, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। चाहे अगर तो इन्होंने टिकट ठीक दे दिए तो शायद कहीं ना कहीं इज्जत बच जाए, लेकिन अगर इन्होंने टिकट भी गलत दे दिए ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और पता चल जाएगा इनको। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि वजीर आजम ने पंजाब की सियासी सूरत हाल पर और बल्दियाती इंतखाब के हवाले से इजलास तलब कर लिया है। कल ये इजलास होगा इस्लामाबाद में पंजाब की सूरत हाल पे। यानी क्या इमरान, फिर ये भी मुमकिन है? फिर मैं भट्टी साहब की तरफ, उनको जरूरत है अपने पुराने साथियों की जो अब उनके साथ नहीं है। अब उस्मान बुज़दार तो टिकट दे नहीं सकते। उस्मान बुज़दार से अब लाहौर के 4 नुमाइंदों के नाम पूछ लें, उनको पता नहीं है। जिन बंदों को नाम पता थे वो जान छुड़ा के इस्तीफे देके जा रहे हैं। वो मामला वो रहा नहीं अब। ओके, अच्छा। यानी भट्टी साहब, अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं पंजाब की सूरत हाल लेकर इतनी दगरगू है, तो एक तो ये बताएं कि क्या मुमकिन है कि पीटीआई ये कोशिश करे कि भाई किसी तरीके से ना ही हो यार ये इलेक्शन? इसलिए कि अगर सोचें, यानी जरा सोचें, आम इंतखाबात से पहले पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात का रिजल्ट वो आ जाए या उस तरह का आ जाए जिस तरह का KPK में आया है, पूरा सेंटिमेंट तब्दील होकर रह जाएगा ना, हिलकर रह जाएगा। आम इंतखाबात से पहले द स्टेज विल बी सेट अगेंस्ट पीटीआई, अगर ये हुआ जिसका इमरान खान और सलीम बुखारी इसका इजहार कर रहे हैं जिसका। भट्टी साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो केपी में इंतखाबात थे, ये पीटीआई के मजबूत गढ़ों में थे, यानी 17 जिलों में जो इनके मजबूत गढ़ थे उनमें से थे, तो उनका ये रिजल्ट आया है। आगे तो दूसरे इलाके हैं भी। दूसरी सही, हाँ, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के 2 बयान डिस्कस नहीं हुए इतने। एक, इमरान खान साहब ने कहा था कि
केपी के अवाम जो हैं वो बड़ा वाइज डिसीजन करते हैं। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज उनका डिसीजन कैसा लगा। दूसरी बात ये, इमरान खान साहब ने कहा था कि ये कोई कमाल थोड़ी है, जो सिटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं वो बल्दियाती इंतखाबात भी जीत जाती हैं और ज़िमनी इंतखाबात भी। सही है। तो 13 हार चुके हैं ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें एक नौशहरा का अपने गढ़ में हारना भी था और बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा सामने है। तीसरी बात ये, पंजाब पे आए। पंजाब पे ये जो मैं अक्सर कहता हूं कि साईं उस्मान बुज़दार ने तब्दीली और पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, मंजी ठोक दी। पंजाबी में मंजी ठोकना मतलब होता है कि खुद ऊपर बैठ गया दिया है पीटीआई को पंजाब में। तो अब इमरान कह रहे हैं कि ठोक के खुद ऊपर बैठ भी गए, नहीं बैठे नहीं, ताबूत के ऊपर बैठ गए। इमरान खान साहब, मेरा भाई इमरान ने उनको बैठे देखा, मैंने लेटे हुए देखा है। वो लेट गए ऊपर और उठाने भी नहीं दे रहे मंजी का, कील भी नहीं निकालने दे रहे लेफ्ट राइट से। अच्छा, दूसरी एक और जो बात ये है कि पंजाब यानी इमरान खान साहब का मेरी टीम ऐसी होगी, मेरा टीम सारी दुनिया देखेगी। इमरान खान साहब ने जो बड़ी गलती की वो उन्होंने इस्लामाबाद से सूबे चलाने के लिए कि उधर से मैं जो फूक मारूंगा सूबे चलते रहेंगे, ये उसका साइड इफेक्ट्स भुगतना पड़ेंगे और ये भुगतेंगे। तो भाई पंजाब में होगा भी बल्दियाती या शायद हुकूमत कोशिश करेगी यार ये ना ही होगा, सब खैर ही है, अब मुमकिन है। अब जो इस वक्त की बात ये है कि पंजाब में होने जा रहा है ईवीएम पे कुछ हल्के सुना है, कभी आधा कभी पूरा। तो ईवीएम के नाम पर इल्तवा या ताखीर की कोशिश की जाएगी कि ईवीएम आनी है, मशीनें बननी है, अमले ने ट्रेंड होना है, फलाना होना है, फलाना होना है। तो वो सारा वो जो है वो उसको उसकी बुनियाद पर। और आखिरी बात मैं अपने फेवरेट और बड़े अपने प्यारे भाई इमरान खान से कहना चाहता हूं कि मजहब और सियासत और मजहब, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज सिर्फ ये है कि अगर इमरान खान जो 35 वादे करके आए थे, जिनमें से 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों से लेकर 2.5 करोड़ बच्चों तक और एहतसाब और अगर ये सारे अगर करते रहते और साथ वो मजहब और सियासत भी करते रहते तो कोई हर्ज नहीं था। इमरान खान साहब से गलती ये हुई कि जब उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की, फिर वो जो राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना कर सके, फिर होमवर्क नहीं था, तो चौथा उन्होंने किया अपने से हट के यू टर्न लेकर तो वो मजहब की तरफ निकल गए। तो इसी वजह से अवाम ने कहा कि भाईजान आप किस लिए आए थे, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं आप। तो अगर आप अपने वादों पे फोकस करते, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देते और चीजें बेहतर करते तो ये सूरत हाल ना होती। ठीक। अच्छा, इमरान वांट्स टू ऐड, लेकिन मुझे एक अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, फिर हम इसी का आगे बढ़ाते हैं। अच्छा कर लें जी इमरान, आप पॉइंट कर लें, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। ऐड कर दूं सर। देखें, इमरान खान ने सब कुछ बुरा नहीं किया, उसने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, बहुत कुछ पाकिस्तान में बदला भी है। ऐसा नहीं है, ये आपको पता चलेगा जब हुकूमत खत्म होगी, किसी और की बनेगी, तो आपको याद आएगा कि इमरान खान ज्यादा बेहतर था। ये कोविड का ये इतना बड़ा मसला है, इतनी बड़ी मुसीबत है जो उसके गले पड़ी है, ये किसी के भी गले पड़ती उसको सांस चढ़ जाता, लेकिन उसके बावजूद उसने अच्छा मैनेज किया है। यहां सब कुछ बुरा नहीं है। और दूसरी बात जो जहां तक मजहब की है, वो मजहब को इस्तेमाल करके सीढ़ी बना के सियासत में नहीं आए। हाँ, वो सियासत में आए और अपनी सियासत को मजहब के फायदे के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। वो लोग ब्रेक के बाद करते हैं, बोलो, अच्छे काम करो, रियासत मदीना बनाओ। अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, एक ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। कुछ आमदद कहते हैं। अच्छा, हमने केपीके की बात कर ली, बलूचिस्तान की कर ली, पंजाब पर हम आए, थोड़ा सा सिंध की तरफ भी जाएंगे। जरा ये बताएं सलीम बुखारी साहब, आपसे आगाज करना चाहता हूँ। आज एक तकरीब हुई लाहौर में, शहबाज शरीफ साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की, यानी वाया वीडियो लिंक, अयाज सादिक भी थे। बड़ा तमतर, बड़ा इत्मीनान, बड़ा तंज। अयाज सादिक कह रहे हैं आप देख रहे हैं मैं नवाज शरीफ से मिलकर आया हूँ और मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। जब मुस्कुराहट है तो इसकी कोई वजह भी होगी। शहबाज शरीफ कह रहे हैं बस वक्त आ गया है। ख्वाजा आसिफ भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये ऐसी हवाई फायर है जिस तरह कोई भी सियासी जमात करती है, जो हमेशा ये बताती है कि हमारा अच्छा टाइम आ गया है और मुखालिफिन का बुरा टाइम आ गया है। या आपके ख्याल में इसका कोई बैकग्राउंड भी है और कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मैं जल्द आपके दरमियान वापस आऊँगा, जिसकी वजह से अयाज सादिक भी कह रहे हैं कि मैं अगले महीने लंदन जाऊँगा और जल्द नवाज शरीफ को वापस ले आऊँगा। ये ऐसी हवाई फायर है या कुछ है इसके पीछे? नहीं, ये हवाई फायर बिल्कुल नहीं है। हम बहुत देर से सुन रहे हैं। हमें ये भी इतलात है कि जनाब लंदन में लोग गए थे, जाके मिले नवाज शरीफ साहब से और उनको एश्योरेंसेस भी दी हैं और उनसे एश्योरेंसेस ली भी हैं। तो ये मुझे यूँ लगता है कि ये बकौल इमरान खान के जो गुल्ली डंडा खेलने वाले लोग हैं उनसे उनकी दोस्ती हो गई है और कुछ ना कुछ पक रहा है। ये कॉन्फिडेंस इल फाउंडेड नहीं है।
ये बिला वजह नहीं है, बिला जवाज नहीं है। अब क्या होगा ये तो कहना इस वक्त बड़ा मुमकिन नहीं है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देख के आप ये ड्रॉ कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग एंड समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू हैपन। इमरान खान साहब, आपको भी लगता है, चूंकि देखिए कॉन्फिडेंट तो मौलाना साहब जब आए थे पिछले साल 2019 नवंबर में ना धरना लेके, तब भी लोग कह रहे थे यार ये जो इत्मीनान है ना मौलाना का, ये बता रहा है कि नहीं कुछ होने वाला है, नहीं हुआ ना कुछ भी। तो मतलब अब की दफा आप जो नून का इत्मीनान है उसके पीछे कुछ है या बस ऐसे ही है इमरान? देखें, कामयाब सियासतदान वो है जिसके चेहरे के तासुरात से पता ना चले कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सही। मियां नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम यह है कि उनको वहाँ कानूनी मसाइल का सामना है बरतानिया में रहने के लिए। उन्होंने अपील दोबारा दायर की है और वहाँ कानून के मुताबिक यही है कि जिस हवाले से आपने पहले बताया था कि इस वजह से बरतानिया में मैं रुकना चाहता हूँ, आप अपील भी उसी हवाले से जाएंगे। आप अपने केस को तब्दील नहीं कर सकते, या तो उनको पॉलिटिकल असाइलम पे जाना पड़ेगा, वो बड़ा सीरियस मसला होगा। मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ जाएगा थोड़े अरसे में, क्योंकि बरतानिया में उनका स्टे मुश्किल होता चला जा रहा है। वो आने के लिए हवा बना रहे हैं और आने के लिए मियां साहब को वो देखिए नहीं मैं आपको बताता हूँ। मियां साहब जिस मैच फिक्सिंग से तौबा कर चुके थे और उन्होंने कसम खाई थी कि आइंदा कभी मैच फिक्सिंग नहीं करेंगे, मियां साहब को ये मजबूरियां दोबारा मैच फिक्सिंग की तरफ लेकर जा रही हैं। तो मैच फिक्स हो रहा है, डिपेंड करता है, बातचीत चल रही है। भट्टी साहब से पूछें तो सीधा हंस दो पहले। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा नहीं पाया कुछ। नहीं आपने मेरी गुफ्तगू से आपने डिराइव कुछ नहीं किया। नहीं किया सर, आप ना समझाइएगा मेहरबानी करके। मैं जानना चाह रहा था कि इमरान रियाद से इत्तेफाक करते या नहीं करते। बुखारी साहब बैन लगवा देंगे। वैसे इमरान के नो कमेंट्स से मुझे अंदाजा हो गया कि उनकी राय क्या है। भट्टी साहब आप बता दें भाई, क्या हो रहा है, कुछ बातचीत चल रही है? अच्छा, पहली बात तो ये कि एक पंजाबी का गाना है, बुखारी साहब और इमरान आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं, आपको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि असा जान के मीट लई अख वे साडे वाल तक सजना। यानी इसको अगर थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करे तो ये है कि तुसा क्यों जान के मीट लई अख वे साडे वाल तक सजना। मौलाना फजल रहमान साहब विकीलीक्स के साडे वाल तक सजना। शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं वजीर आजम बन गया था और मैं काबीना के नाम फाइनल थे, साडे वाल तक सजना। और जरदारी साहब फार्मूला बनाने वाले कहते हैं, जरदारी साहब वो हैं जो पाकिस्तान में फार्मूला रेस के सबसे चैंपियन हैं। आईजीआई के अलावा किसी फार्मूले में वो ऐसा नहीं है जिसमें वो शामिल ना हुए हों। अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने भी कहा कि फार्मूला बनाने वाले कहते हैं कि आप फार्मूला बनाओ, तो मैंने कहा इनकी छुट्टी करो, तो फिर फार्मूला साडे वाल तक सजना। अब बात ये है कि एक तरफ है एस्टेब्लिशमेंट, एक तरफ है एस्टेब्लिशमेंट। 75 साल एस्टेब्लिशमेंट बड़ी साजिशी थी, आमरीत बहुत बुरी है, और दूसरी बात ये साजिशें नहीं होनी चाहिए, जब इनमें पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए, मान लिया। लेकिन कायदे आजम सानी से रहबर से इमाम खुमैनी तक पहुंचने वाले नवाज साहब और जरदारी साहब, साबित क्या हुआ कि हम अभी भी राबते में हैं। पीडीएम 26 नुकात, सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, और क्या इनकलाब, अब इसमें सवाल है बड़ी मासूमाना, सही है, और क्या बट अगर वो सुन लीजिएगा, मुझे पता था आप मेरे फ्लो को रोकेंगे, मुझे पता था आपको ये हजम नहीं होगा। फिर आपको पता होगा कि मैं आपको बात कंप्लीट करने दूंगा, मैं जिमनी सवाल करूंगा। नहीं मेरी बात कंप्लीट हो, सुन जमहूरियत पसंदो, सुनो, शर्म का मकाम है इस जमहूरियत के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए, कि आज इस पे फख्र किया जा रहा है कि लंदन जो इलाज करवाने गया था, जो मुजरम है, जो मफरूर है, वो अब वहां बैठ के सजा रहा है, और वहां से याद सादक साहब कह रहे हैं मेरा चेहरा देखो, और इस चेहरे पे लिखी जमहूरियत मुर्दाबाद देखो, और इस चेहरे पे लिखा वो 26 नुकात देखो, और इस चेहरे पर देखो। जरदारी साहब ने कहा ये नून लीग वाले मुहिब्बे वतन नहीं, ये छोड़ दें, ग्रेटर पंजाब छोड़ दें, मुजीबर रहमान, दरिंदा नासूर छोड़ दें, और उधर 10% और उधर 25 वाली हम सारे छोड़ दें। ये है हमें बेचने वाले। सही, अब सवाल ये है मरियम नवाज साहब। अच्छा, आखिरी बात, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था? आखिरी बात, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था? मैं नून लीग का साथ नहीं दूंगा क्योंकि मैं इन हाउस तब्दीली चाहता हूं। जरदारी साहब ने क्या कहा है कि इसकी छुट्टी कराओ, और फिर रोते हैं अल्लाह माफ करे, अब किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को वक्त पूरा करने नहीं दिया जा रहा, और खुद होते हैं साजिशों में।
इसलिए मैं कहता हूं कि खुदा के लिए इन जाली लोगों के साथ, इन झूठे लोगों के पीछे ना लगो। इस्टेब्लिशमेंट तो है ही बुरी, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आप में से कोई अच्छा हो। आप किस, ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इन्होंने हर मौके पे डील ढील करनी होती है। आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ और जुगाड़ लगाओ। सही है, आपने जवाब भी बड़ा अच्छा दिया, उसमें मुझे आपने एक्ट किया हुआ अच्छा लगा मुझे। तो मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि अगर बातचीत चल रही है, जो कि आपकी बात से लगा कि चल रही है, तो इससे एक चीज तो ये साबित हो गई, जिसे मैं एग्री करता हूं कि भाई बातें कुछ और थी, अमल कुछ और है। दावे बड़े बड़े थे, अंदर से मामला निकला कि मैच फिक्स कर रहे हैं। ये बात मैं से एग्री करते हुए पूछ रहा हूं कि अगर एक बात चल रही है, जो कि आपके ख्याल में चल रही है, तो ये क्यों चल रही है? इसलिए कि इनका रवैया दोगला है, जो जमहूरियत के नाम के चैंपियन बनते हैं, और असल मकसद है उसूल इख्तिदार, इसलिए बयानात को साइड पर रख के डील बना रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि असल मकसद है उसूल इख्तिदार। अगले क्यों बात कर रहे हैं? उनका क्या मकसद है? वो क्यों लिफ्ट करा रहे हैं? वो कहें निकलो यार, चलो आउट, कोई बात नहीं होगी। उनका क्या मकसद है? भाईजान ये मुझसे पूछा है? जी सर, जी सर, फिर मैं बुखारी साहब के बाद। अच्छा भाईजान, एक सिर्फ दो जुमले। पहली बात यह कि आप और मैं, इमरान खान, सलीम बुखारी, उस्ताद सलीम बुखारी साहब, सारे इस बात पे एग्री करते हैं ना कि सियासत और जमहूरियत की 3 बुनियादी पिलर्स होते हैं। सही। असूल, मंतक और अखलाकियात। सही सही। और सियासत और जमहूरियत झूठ का नाम नहीं, जीरे बलेडी का नाम नहीं, बनारसी ठग्गों का नाम नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि ये जो सारा हम मान लेते हैं कि बातचीत हो रही है और कोई फार्मूला तय हो रहा है। बिलीव मी, मेरे पास अगर कोई खबर होती तो मैं अल्लाह गवाह यकीन से आपको कहता मेरे पास खबर कोई नहीं, मान लेते हैं ये हो रहा है। तो इसमें एक फरीक तो समझो कि उसको नहीं करनी चाहिए बातचीत, बिल्कुल नहीं बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खलाई मखलूक और सिलेक्टर और सिलेक्टेड, अगर ये सारा कुछ होना चाहिए, 2 तरीके, इमरान खान असेंबली तोड़े, इन हाउस तब्दीली आए, बस। लेकिन मैं कह रहा हूं 2 फरीक है ना, एक फरीक तो पावर पॉलिटिक्स कर रहा है, इसलिए झूठ बोलता रहा, कहता कुछ रहा, करता कुछ रहा, तो ये इसलिए कर रहा है। दूसरा फरीक क्यों लिफ्ट करा रहा है? वो क्यों बात कर रहा है? उसका क्या मकसद है? ये बताया ना। अब जो सीधे साधे मकसद नजर आते हैं, उसमें एक मकसद तो ये आता है कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, बैड गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। और दूसरी बात जो इशफाक हसन साहब ने कहा कि 2018 में हम अपने दिफाई बजट का 45 पूरा दिफाई बजट अपने खर्चे पे उठा रहे थे, और अब 55% कर्जे और 45% ये, और इसके अलावा आवाम की लंबी चौड़ी, ये हो सकता है कि एक ये इशू हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो अब उनको लगा हो कि इमरान खान साहब नहीं परफॉर्म कर पाए, मान लिया सारा कुछ, शायद ये वजह, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपने बैड गवर्नेंस की बात की ना, मुझे ठीक है, ये पॉइंट आ गया। आपने कहा ये 3 मुमकिन, इसमें इमरान खान में जवाब देना चाह रहे हैं। इमरान, मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन जरा मुझे, मैं आता हूं, एक छोटी सी चीज मैं ऐसी, हाँ चले, आप पहले बता दें, फिर मैं एक और मौजू की तरफ जाना है। मैं आपसे एक बात बताता हूँ। अभी आपने देखा जरदारी साहब ने कहा कि हमसे बात करने के लिए आपको मिन्नत तरला हो रहा है कि फार्मूला बना कर दो। तो फिर अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी छपती है जिसमें दिफाई जराए क्या ना, नाम बताओ भाई, कौन कर रहा है? बैठे हुए बड़ी शख्सियत ने, इदारे में बैठी हुई बड़ी शख्सियत ने, ओहदेदार ने मुझे ये कहा कि नाम लें जरदारी साहब। लेकिन आपको पता है 20 तारीख से लेकर अब तक, आज 23 तारीख है, इन 3 दिनों से ज्यादा हो गए हैं। ARY की वेबसाइट पे ये खबर लगी हुई है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो लंदन में डील हो रही थी उसका एक मरहला नाकाम हो गया है। जी, नहीं, मशरफ भट्ट की खबर। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस खबर, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये मामला ये है कि इस खबर के ऊपर कोई तरदीद आई, या किसी ने इस पे पूछा कि इस पे भी आप नाम बताएं, या किसी ने आपको कहा कि ये खबर झूठी है या गलत है, हटाओ इसको? नहीं, नॉट टू माय नॉलेज। तो एक तरफ खामोशी है, एक तरफ डील के मामले पे खामोशी है, और एक तरफ डील के मामले पे आवाज है। थोड़ा सा फर्क तो है, कुछ है, ठीक है, ओके, सही, इंटरेस्टिंग। अब जरा मैं चाह रहा था कि सर, मैं कहा चारों सूबों की हम जंजीर बना लें आज का प्रोग्राम। तो मैं सिंध में, भाई यहाँ कराची में, मुझे नहीं पता आप लोग के लाहौर में क्या हाल है, मुझे बताइएगा आखिर में। कराची में तो बेड़ा गर्क है भाई, गैस वैस आई नहीं रही, अजीब व गरीब कोई मनाजिर हैं। वो मैंने दोस्त से पूछा रात को 2:30 बजे, भाई कहाँ जा रहा हूँ? मैं घर से निकला हूँ, होटल से कोई खाना वाना लेके, घर पे तो गैस आ नहीं रही। एक तमाशा है। अब कराची के पहले एक MNA ने लेटर लिखा मादर साहब को कि भाईजान ये गैस का बड़ा बुरा मामला है और मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे, ये बड़ा शेमफुल एक्ट है। फिर एक MP ने लेटर लिखा कि भाईजान ये कुछ करें। फिर एक और MNA ने लेटर लिखा। फिर एक और जो है वो शख्सियत ने लेटर लिखा, जमील अहमद खान साहब, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली, हमाद अदर साहब को। ये चौथी मुंतखब शख्सियत हैं कराची से। वो मेरे साथ हैं लाइन पे, ताकि मैं उनसे पूछूं कि वो क्या जवाब आया नहीं आया क्या। जमील अहमद खान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये आपने हमारे साहब को लेटर लिखा है कि गैस की शदीद शॉर्टेज है, तो आपको कोई जवाब आया है? लेटर कब लिखा था आपने? आज लिखा है? जी मैंने हमादार साहब को लेटर आज ही लिखा है और इससे तकरीबन कोई 2 हफ्ते कबल भी मैंने उनको मैसेज किया था। अच्छा। कि एमडी सुई सदरन से मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ। हाँ। लेकिन आप उनको काइंडली ताकीद कर दें कि वो हमें रिस्पॉन्ड दें ताकि हम ये गैस के मसले पे अपने इलाकों को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। लेकिन अफसोस की बात है कि उस पर भी हमें जवाब नहीं आया। अच्छा। और अब जो मैंने लेटर लिखा है तो मैंने उनको ये व्हाट्सएप भी किया है, ये मैंने उनको बाय पोस्ट भी भेजा है, ये मैंने ट्वीट भी किया है, उनको टैग किया है। अच्छा। ताकि किसी भी तरीके से हमादार साहब तक ये बात पहुंच जाए कि हम कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम अपने अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे और हमारी अवाम इंतहाई तकलीफ में है, बहुत बुरा हाल है, खवातीन परेशान है, माएँ बहनें परेशान है, मजदूर तबका परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, हर शख्स परेशान है कि ये गैस कहाँ चली गई है। और मैं समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है और इसके ऊपर जो है अहमद अजहर साहब को नोट लेना चाहिए। मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट की है कि कम से कम कराची में आके एमडी सुई गैस के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अवाम को बताएं कि क्या मसला है कि गैस गायब हो गई। अगर इशू सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? हम एहतजाज करेंगे, हमारे पास कौमी असम्बली का फोरम मौजूद है। अच्छा। हम अपने अवाम को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और हम इस पे आवाज उठाएंगे, एहतजाज करेंगे। और इन हालात में अगला बल्दियाती थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा नहीं आप लोगों के लिए? जो नुमाइंदे आपसे, आपके लोग पूछेंगे नहीं अवाम के, भाईजान गैस नहीं आ रही, आप वोट मांग रहे हो यार। बदामी साहब ये तो देखें केपी इलेक्शन के बाद तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी बिल्कुल इसमें वजन है कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। महंगाई ने ऑलरेडी अवाम की कमर तोड़ दी है, उसके बाद गैस का गायब हो जाना और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया जमीन अहमद खान साहब। वो कह रहे हैं ऐड करेंगे अगर गैस नहीं आई तो। ये हुकूमत के एमएनए कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे। तो किधर ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं हमारे तीनों सीनियर तजियाकारों से ब्रेक के बाद। जाते जाते आखिरी 1-1 मिनट में तीनों कमेंट करते हैं। बुखारी साहब पहले आप शुरू कर लें। जरदारी साहब ने भी कहा है मैं पंजाब जाऊंगा, लाहौर में क्या खेमे गाड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये बस ऐसे ही है या नहीं भाई? वाकई पीपल्स पार्टी भी कोई सरप्राइज दिखा सकती है। मतलब ये नहीं कि उनका वजीर आला आ जाएगा, लेकिन अच्छी सीटें ले सकती है या बट देखिए मेरे ख्याल से केपीके के बाद अगला जो पिंड जिसको कहते हैं ना पंजाब में, मैदान जो है वो पंजाब में सजेगा। सही है। उसके लिए काम शुरू हो गया हुआ है। नैब के नए डीजी जो हैं वो आ गए हैं, जो शहजाद अकबर साहब की नॉमिनी है, और उनको टास्क ये दिया गया है कि जो अपोजिशन के जितने भी बोलते चेहरे हैं ना, इनका मक्कू ठप्पे जिसे पंजाबी में कहते हैं, तो वो अपोजिशन के लिए कड़ा वक्त होने जा रहा है। मेरे ख्याल से ये अप्रोच ठीक हो सकती थी अगर बहुत पहले से शुरू की होती। अच्छा। अब इसका फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये देखने की बात है। ओके। लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि नैब जो है इट्स गोइंग टू टाइटन द नोज ऑफ द अपोजिशन। फाइनल कमेंट भट्टी साहब। किस पे? नैब पे के नैब पे फरमा दें। यानी अपोजिशन में दोबारा कड़ा वक्त आने वाला है आपके ख्याल में गिरफ्तारी है? भाईजान ये सुनते सुनते तो बुढ़े हो गए हैं। काश इन पे कोई कड़ा वक्त आए। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, ये जीरे ब्लेडों बनारसी ठगों पर कोई बुरा वक्त आए। एहतसाब गाली बना दी या नैब गाली बना दी, सारा कुछ खत्म हो गया। ये जो केसेस बनते हैं हर वक्त कोई डील ढील के जरिए से भट्टी साहब आपने घबराना नहीं है, अच्छे दिन आएंगे यकीनन आएंगे। नहीं, ये मुल्क जो है ना, ये ताकतवर और पैसे वाले के लिए जन्नत है ये मुल्क। और ये जो मिडिल क्लास मिडिल माइंडेड लोग हम पे मुसल्लत है, ये हमारे करतूतों का है। ठीक है, इमरान से फाइनल। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कभी भी सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी अगर सिंध से चली गई, तो याद रखिएगा सिंध वाले फिर इस पार्टी को वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि जो इन्होंने सिंध के साथ किया है। लिहाजा पीपल्स पार्टी का सर्वाइवल इसी में है कि वन गो में जितना लंबा ट्रेवल कर सकते हैं वो कर लें, जितनी दफा इक़्तिदार ले सकते हैं वो ले लें, ताकि इसको कोई ब्रेक ना लगे। ठीक है, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। सेहत और सलामती अगले हफ्ते मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।